हाय एवरीवन। अभी तक हमने देखो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है पर्टिकुलरली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, और आज स्टार्ट कर देंगे केमिकल काइनेटिक्स को। देखो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें ध्यान में रख लो कि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है। देखो जब हम ज़ीरो ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, तो उसमें हमें लॉग ये सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके लिए कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा सोचना नहीं, मैं करा दूंगी। लॉग भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो दिया नहीं होगा किसी भी तरीके का, ना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, ना तो गिवन होगा जैसे गेट के पेपर में गिवन होता है। तो मैं आपको लॉग की वैल्यूज़ निकालना भी बताऊँगी कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग भी बताऊँगी, उसके थोड़े फॉर्मूले जो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में यूज़ होना है वही आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगी, और अच्छे से समझा भी दूँगी कि कैसे उसके बेसिस में न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे आपको वो यूज़ करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो वो सब भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, पहली बात तो मैंने जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी मैं, और आज से स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर देखो इसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, और जो इस फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं उनकी बात करेंगे। साथ साथ जो इसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स से मैकेनिज्म जो रिलेटेड होंगी रिएक्शंस की वो भी डील करेंगे कि मैकेनिज्म, जिसे केमिकल काइनेटिक्स में अब जो लेटेस्ट हमारे पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा डीप में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऊपर से पैरेलल कॉन्जिक्यूटिव ये सब रिएक्शन का पोर्शन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते थे सिंपल हम केमिकल काइनेटिक्स को। पहले हेडिंग डाल लो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब सबको ही पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल पता है कि इसमें स्पीड की बात होती है या रिएक्शन के रेट की बात हो रही होती है कि रिएक्शन हमारी कितनी तेज़ी से हमारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, या हमारा रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम हो रहा है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना। देखो इनिशियल बातें तो हमें पता है, स्टार्टिंग की हमें सारी बातें पता है, वो भी इंट्रोड्यूस करते जाऊंगी। प्लस साथ साथ में देख लो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, तो जितना जल्दी हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा। तो इधर उधर का मैं नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी कि पेपर में क्या क्या आना है आपके। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पूछा जाता है, देखो रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर जैसे A टेंड्स टू P है, A हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A का क्या मतलब है कि A हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज इक्वल्स टू dA/dt ऐसे। बट अगर यहाँ पे A गिविंग B ऐसे, A गिविंग BP ऐसे कुछ दिया होता है, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट अगर गिवन है, तो कोफिशिएंट जब हमारा रिएक्टेंट साइड में गिवन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सिंपली जो हमने रेट ये निकाला है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/A। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो खर्च हो रहा है, खर्च होकर हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। खर्च होने का मतलब है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कंजम्पशन खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा रेट एक हिसाब से हमारा जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है। खर्च होने का मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होने के साइन को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है इतना? अब यहाँ पे पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, P से डिनोट किया है। अब यहाँ पे भी कोफिशिएंट प्रेजेंट है, जब भी हमारा कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा हम सिंपल क्या करेंगे, जो रेट ऑफ क्या है यहाँ पे लिखा है, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई टाइम कर दिया है। ये हमने कि ये रेट है, ये रेट एक्सप्रेशन है, सब पता है हमें।
जब हम इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट तो हमारा क्या एक हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की हमारी घटती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे dP/dt। तो इससे हमारे रेट के बारे में हमें क्या पता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें क्या डेफिनेशन मिली। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा है? चाहे तो डेफिनेशन लिख लो, क्या पता चल रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to change in time। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, जब हमने इतनी बात कर ली है, मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया है। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमारा किसकी बात होगी, ऑर्डर की बात होगी। क्या हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पेपर में डायरेक्ट ऑर्डर पूछ भी लेता है कि रिएक्शन को, बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के लिए। न्यूमेरिकल कभी कभी आपको दे देगा और न्यूमेरिकल के से पूछेगा कि आप उसका ऑर्डर निकालो। तो पहली बात, ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इसमें भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में, वही हमारा ऑर्डर है। बट अब हम इसमें कौन से रेट की, कौन से नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हमारे इफेक्टिवली, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवली हमारी क्या चेंज हो रही हो। वैसे देखो, ऑर्डर निकालने के लिए हमें पता है जितने हमारे रिएक्टेंट हमारे रिएक्ट कर रहे होते हैं वही हमारा ऑर्डर हो गया। बट अब इसमें क्या बात कर रहा है कि वो रिएक्टेंट्स जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवली चेंज हो रही है उनकी बात करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप वही लिख लो जो बताई है। क्या है, चेंज नहीं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, participate in a reaction whose concentration changes effectively, whose concentration changes effectively, जिसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन हमारी चेंज हो रही हो इफेक्टिवली से हमारा क्या मतलब है। यहाँ पे इफेक्टिवली टर्म का मतलब क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया इफेक्टिवली टर्म का। जैसे हमने मान लिया हमारी एक कॉन्सेंट्रेशन है 50 और एक कॉन्सेंट्रेशन मान लो तुम्हारी 4 है। समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेंट्रेशन हमने ले ली 50 है, एक रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 है, दूसरा रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 है। अगर 50 से हमारा क्या चेंज हो रहा है, 49 का चेंज हो रहा है। 50 से हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 49 हो गई, और यहाँ पे 4 से हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई। समझ रहे हो, 50 से 49 हो गई, इसका मतलब क्या है, 1% का चेंज आया है। 4 से 1 हो गई हमारी कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब है 25% चेंज है रिएक्शन में। तो इफ़ेक्टिव चेंज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इफ़ेक्टिव चेंज दिख रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्टिवली चेंज दिख नहीं रहा है। 1% का चेंज बहुत ही मिनिमम चेंज है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जबकि इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें 25% का चेंज है। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए देखो, वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत ढेर सारे कराऊंगी, पिछले साल के जो आ रखे हैं वो भी, बट समझने के लिए देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। थ्योरेटिकल के बाद एक डेफिनेशन जो हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं वो क्या है, रेट इज़ इक्वल्स टू के
ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। मोस्टली हम क्या, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, कुछ भी डील करना होता है इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं हम। तो ये हमारी मैथमेटिकल है, ये हमारी मैथमेटिकल है और इसी का यूज़ करना है। ये तो जब हमें डिफाइन करना होगा तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे कि जिसमें इफेक्टिव चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन में, वो हमारे ऑर्डर को डिनोट करेगा, ठीक है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा वो। जब हमारी मैथमेटिकल टर्म में हमें मैथमेटिकली हमें न्यूमेरिकल से निकालना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के क्या है, के हमारा है रेट कांस्टेंट है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। एक्स क्या है, एक्स है हमारा, एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट है, एक्स कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट तो जो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वो कोफिशिएंट होता है। ये हमारा क्या है, स्टोइकोमेट्री है। y भी हमारी स्टोइकोमेट्री है, x और y दोनों सेम है, दोनों क्या है, इसको स्टोइकोमेट्रीज है। ए हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, बी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ए किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, बी किसी दूसरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। उनकी पावर x और y जो हमने लिखी है ये क्या है, स्टोइकोमेट्रीज है। अब x और y हमें क्या निकालना होता है, कभी क्वेश्चन देखो इनिशियल रेट मेथड हम निकालते हैं, ये क्या रेट निकालने का ही मेथड है, ऑर्डर निकालने का मेथड है। तो इनिशियल रेट मेथड को यूज़ करेंगे हम, पेपर में देता है उससे हम निकालते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसी मेथड से जनरली निकाल लेते हैं। तो x हमारा स्टोइकोमेट्री है। अब ऑर्डर, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे आएगा, x प्लस वाई कर देंगे, x और y को ऐड करेंगे, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर x प्लस वाई, बशर्ते हमें x और y पता होना चाहिए, निकाल लेंगे ये हम x और y न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग x और y को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेसिक चीज़ें हमने देख ली है। इसके बाद देखो आपका पेपर में अभी हम देखो नेक्स्ट वाली में ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पे लॉग की वैल्यूज़ दे देगा, एंटी लॉग निकालना होगा, ये सब कैसे निकालोगे। तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लॉग एंटी लॉग कैसे निकालना है और इस चैप्टर में पर्टिकुलरली लॉग हमारा कैसे यूज़ होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो कैलकुलेटर तो गिवन नहीं होगा, कैलकुलेटर गिवन नहीं है, आपको खुद से लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है। कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है वो देखो। अब देखो यहाँ पे पेपर में ln दे रखा होता है, तो ln का क्या मतलब होता है, ln का मतलब है कि log हमारा क्या है, बेस e में। जब log हमारा बेस e में दे रखा होता है उसे हम ln कहते हैं। ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना। अब क्या करना है, पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में पूछेगा बेस e को किस में, 10 की पावर में पूछेगा, log 10 के बेस में पूछेगा, कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली तुम्हें 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है और log तुम्हारा बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और तुम्हें किन किन फॉर्मूले का यूज़ करना है, log m इंटू n का यूज़ करना होगा। कोई तुम्हारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जैसे log 6 दे रखा होगा। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log, यहाँ ln नहीं लिखो, यहाँ पे यहाँ लिख लो log m इंटू n। अब ln को log में निकालने का फॉर्मूला बता दिया है, पेपर में जब दे रखा होगा ln को भी सिंपली तुम ऐसे ही इसी मेथड से करोगे, ये होगा log m प्लस log n, ठीक। अगर तुम्हारा दे रखा हो m/n दे रखा हो तो क्या करोगे, log m माइनस log n। ये तो तुम्हारे बेसिक से फॉर्मूले हैं जो तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद क्या तुम्हें लॉग की क्या क्या वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है वो देखो। लॉग की कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है, देखो log 2 की वैल्यू याद रखनी है, log 3 की वैल्यू याद रखनी है, log 4 की वैल्यू log 4 की नहीं याद रखनी क्योंकि log 2 से निकाल लोगे, log 5 की वैल्यू याद रखनी है, log 7 की वैल्यू याद रखनी है। ये 4 वैल्यू सिर्फ याद रखनी है और पूरा पेपर में
कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब लॉग हमें निकालना होगा। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4770 या फिर 1 होता है, एक सेकेंड, 1। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, लॉग 7 की वैल्यू होती है, यहाँ पे 0 लगा लो, लॉग 7 की वैल्यू होती है 8450। अब इसको याद करने का मेथड देख लो, कभी कभी याद नहीं होता है तो देख लो बहुत तुरंत अभी ये देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। याद कैसे करना है, देखो लॉग 2 की वैल्यू तो सबको याद रहती है 0.3010। जो वैल्यूज़ तुम्हें कैसे याद रखनी है, 2 है, देखो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे जब वैल्यू को देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। पैटर्न देख रहे हो, सिंपल अब याद हो जाएगा। देखो कैसे तुम्हें याद करना है, लॉग 2 के लिए 0.3010, लॉग 3 के लिए क्या है 2 के लिए जस्ट एक आगे का नंबर करना है और तुम्हें याद हो जाएगा। 3 के लिए 4 से स्टार्ट करना है 4771, 5 के लिए 0.6990, 7 के लिए 0.8450। याद करना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बता रही हूँ। अब इसके बाद देखो तुम्हें इतनी वैल्यूज़ तुमने याद कर ली हैं। अब इन वैल्यूज़ के बाद क्या है, पेपर में तुम्हारा एंटीलॉग पूछेगा। पेपर में क्या पूछेगा, एंटीलॉग पूछेगा, तो कैसे निकालोगे ये देखो। और उसके अलावा भी एक और चीज़ है, वो भी बताती हूँ कि पहले एंटीलॉग निकालना। देखो पेपर में कई बार पूछता है। हाँ, अब एंटीलॉग का फॉर्मूला क्या है, देखो जब 1/log हमारा गिवन होता है तो ये क्या हो जाता है एंटीलॉग। 1/log को क्या कहते हैं, एंटीलॉग कहते हैं। अब पेपर में तुम्हारा गिवन है, देखो यहाँ पे 11.3 के लिए तुम्हें एंटीलॉग निकालना है। इसका एंटीलॉग निकालो, न्यूमेरिकल में आ गया तुम्हारे 11.3 वैल्यू आ गई। अब इसका एंटीलॉग कैसे निकालोगे, जब एंटीलॉग जब तक नहीं निकालोगे, लॉग टेबल गिवन नहीं है पेपर में, एंटीलॉग तुम्हें आता नहीं है, तुमने आंसर निकाल भी लिया, कोई फ़ायदा हुआ। केमिकल काइनेटिक्स तुम पढ़ के गए पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें निकालना ही नहीं आता एंटीलॉग। तो देखो अब एंटीलॉग निकालने के लिए छोटा सा मेथड है, सिर्फ उसे तुम्हें ध्यान में रखना है। इस मेथड को ध्यान से देखो, अभी तुम्हें याद हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे पेपर में करना है। 11.3 वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करके तुमने निकाली। अब इसका एंटीलॉग लेना है। देखो क्या करते हैं, एंटीलॉग लेने के लिए तुम्हें नंबर को देखना है, 11.3 गिवन है। अब क्या करना है, इस नंबर को पहली बात तो राउंड ऑफ करके लिखना है, डेसिमल के बाद 0.3 है। अब इसको जब राउंड ऑफ करने के लिए लिखोगे तो 0.3 क्या है तुम्हारा, अगर 0.5 से कम है तो तुम क्या कर दोगे, इसे सिर्फ 11 में राउंड ऑफ कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 0.3 जो है तुम्हारा वो 0.5 से कम है, 11 में राउंड ऑफ कर दिया तुमने। अब राउंड ऑफ करके तुमने 11 तो लिख दिया, 0.3 तो तुम्हारा गिवन है, उसको भी लिखना पड़ेगा ना, 0.3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको कैसे लिखना है, सिर्फ प्रोसीजर है। स्टेप 1 तुमने फॉलो कर लिया। अब स्टेप 2 क्या है तुम्हारा, देखो स्टेप 2 में तुम्हें लिखना है 10 to the power 11, जो तुम्हारा 11 गिवन है उसे 10 की पावर में लिख दो। 10 की पावर में लिख दिया। अब 0.3 यहाँ पे बचा। अब 0.3 को तुम्हें उस लॉग की वैल्यू में देखना है जहाँ पे तुम्हें 0.3 आता हो। तो अभी हमने 4 वैल्यूज़ तुम्हें बताई हैं कि लॉग की 4 वैल्यूज़ याद रखना। लॉग 2 क्या होता है, 0.3010 लॉग 2 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या गया, 0.3 गिवन है तो लॉग 2 की वैल्यू तुम्हारी ये होती है। सिंपल तुम्हें लिख देना है ये 2 की वैल्यू है। ठीक, समझ में। देखो इतने एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा आज का। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, कोई भी वैल्यू निकालनी नहीं आती है लॉग की, एंटी लॉग की, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियोस से अपडेटेड रहें। पूरा चैप्टर कराऊंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो आराम से देखते रहना वीडियोस को। थैंक यू सो मच।